मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्ट के समन की तामील अखबार के जरिए किस प्रकार से करें। आदेश 5 नियम 20 उपनियम 1 का आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अखबार जिसको हम न्यूज़पेपर भी कहते हैं, जो अखबार जिसको आप समझ सकते हैं कि जिसमें न्यूज़ छपती है और जो बांटा जाता है घरों घर और उसको पढ़ा जाता है, उसके जरिए हम कोर्ट के समन की तामील क्यों करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, किस प्रकार से करवाएंगे, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें समन की तामील अखबार में कैसे करें, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। आवेदन कैसे करें, शपथ पत्र क्यों जरूरी है आवेदन के साथ, आदेश मिलने के बाद हम क्या करें कोर्ट का, और आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी इसके। कई बार हमारे सामने प्रश्न ये हो जाता है कि हम आवेदन की ड्राफ्ट कैसे करें, शपथ पत्र किस प्रकार से लगाएं, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है इसमें, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि अखबार में समन की तामील के संबंध में ही है। अब अखबार की जो तामील का सर जो सवाल पैदा होता है, जो प्रश्न पैदा होता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बड़ा ही एक जिसको कहना चाहिए कि एक समस्या को समाधान करने वाला सवाल है। क्योंकि जब भी हम कोई दीवानी दावा कोर्ट में पेश करते हैं, दीवानी दावा किसी भी नेचर का हो सकता है, चाहे वो जमीन, मकान, प्लाट के स्वत्व घोषणा का हो, स्थायी निषेधाज्ञा का हो, और उसके अलावा अनुबंध पालन का दावा हो, कोई भी दावा हो, उसकी जो शुरुआत होती है, जैसे ही आप दावा पेश करते हैं तो उसमें कोर्ट के जो रीडर रहते हैं, अदालत में आप जज साहब के सामने दावा पेश करते हैं। अब नई प्रोसेस में कई जगह, बड़ी जगह एक विंडो बना दी गई है, विंडो में वो बाबूजी के समक्ष पेश होता है, वो सारी जांच पड़ताल करते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं। जैसे कि भोपाल कोर्ट में भी मैंने देखा है, वहाँ सारी जांच पड़ताल करते हैं, कुछ कमी होती है तो बता देते हैं, उसके बाद फिर कोर्ट का नाम और पेशी बता देते हैं कि उस तारीख में आपको उस कोर्ट में उपस्थित होना है। वैसे सामान्यतः तहसील प्लेस पे, जिला प्लेस पे कोर्ट में जज साहब के समक्ष डायस पे ही दावा पेश किया जाता है। जज साहब उस पर सिग्नेचर करके नीचे बाबू को भेज देते हैं, फिर बाबू के द्वारा जो रीडर महोदय बाबू जी, उनके द्वारा उसकी जांच की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे कि आज मैंने ही एक दावा पेश किया था, एक काउंटर क्लेम पेश किया था मैंने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश नियम 6 का के तहत। ये मेरा बताने का सर मकसद ये है क्योंकि ये वीडियो एक मार्गदर्शन और सूचना के उद्देश्य से और एक नॉलेज हमारा ग्रोथ करे, नॉलेज बढ़े हमारा, इसी मकसद से बनाया जा रहा है। इसलिए बीच में मेरे द्वारा कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी भी दे दी जाती है, जिससे आपको आपके नॉलेज में, जिससे उसमें इजाफा हो, आपके नॉलेज में उसमें बढ़ोतरी हो। तो जब मैंने वो दावा कुछ इस प्रकार से था कि एक तलाक की याचिका थी, वो मुस्लिम विधि के तहत व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश की गई थी। तो पत्नी की ओर से मैंने उसको संबंध, दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का काउंटर क्लेम पेश किया। साथ में ही धारा 144 BNSS 2023 का भी आवेदन पेश किया भरण पोषण के लिए। तो वो नीचे बाबू की टेबल पर भेजा गया। अब वो जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें मेरे द्वारा जो अभी कुछ चेंज हो गए हैं, जैसे कि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 और वरिष्ठ खंड उसमें कर दिया गया है, जबकि मेरे द्वारा ऊपर जो न्यायालय का शीर्षक रहता वो पहले वाले ही लिख दिया गया था कि न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2। तो फिर बाबूजी के द्वारा उसको देखा गया और बोला कि वकील साहब ये आपने पुराना लिखा है, इसको सही करें आप। तब मैंने लिट से ऊपर वर्ग 2 करा और खंड, वरिष्ठ खंड उसमें लिखा। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर कोर्ट फीस की जांच की, दस्तावेज की जांच की, क्षेत्राधिकार के बारे में जांच की। इन सबसे जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं बाबूजी, उसके बाद उस पर रिपोर्ट लगा के उस प्रकरण को दर्ज कर लिया जाता है। जब केस जब दर्ज होता है तो केस दर्ज होने के बाद सबसे पहला कदम होता है सूचना पत्र का जारी किया जाना, जो आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जारी किया जाता है प्रतिवादी को। जब सूचना पत्र जारी किया जाता है, तामील उसको हो जाता है, तो उससे कहा जाता है, उसमें सूचना पत्र में लिखा होता है कि आप 30 दिन के अंदर अदालत में उपस्थित होकर जवाब पेश करें, वादोत्तर पेश करें। यदि आप काउंटर क्लेम पेश करना चाहते हो तो आप काउंटर क्लेम भी उसमें पेश करें। ये सभी उस नोटिस के अंदर लिखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दावा आपने लगा दिया, अदालत ने सूचना भी जारी कर दी, आपने तलबाना भी पेश कर दिया जिसको आह्वान पत्र कहते हैं, लेकिन उसकी तामील ही नहीं हो रही है। आप लगातार तलबाने देते जा रहे हैं, तामील ही नहीं हो रही है। आप जैसे ही तलबाना पेश करते हैं, दावे की कॉपी तलबाने के साथ लगाते हैं और जो तलबाना विभाग के बाबूजी हैं उनको आप देते हैं, वहां से तलबाना जारी करते हैं,
1 महीने की आपकी तारीख लगती है, तो उस 1 महीने की बाद की तारीख पे उस पर टीप लिखी हुई आती है। कभी आती है कि घर पर नहीं मिला, कभी आती है कि घर पर ताला लगा हुआ मिला, कभी आती है कि पड़ोसी ने बताया कि बाहर रिश्तेदारी में मिलने गया है, कभी टीप लग के आती है कि बाहर काम से गया हुआ है, कभी टीप आती है कि उसके परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है तो वहां गया हुआ है, कभी ये टीप आती है कि वो कुछ समय के लिए बाहर नौकरी कर रहा है, यहाँ रहता ही नहीं है, कभी ये टीप आती है कि जो तामील कराने वाले जो कर्मचारी जाते हैं वो कहते हैं कि साहब हम जब घर पे जाते हैं उस समय वो काम पे निकल जाता है सवेरे 8 बजे, और जब हम वापस आते हैं तो वो उस जिस समय हम तामील कराने जाते हैं उस समय हमें मिलता ही नहीं है। कभी कभी ये टीप आती है कि वो घर छोड़कर चला गया, स्थायी रूप से यहाँ नहीं रहता है। तो इस प्रकार की विभिन्न टीपें लग लग के वापस हमारा जो है कि तलवाना लौट कर आता है। ये सारी रिपोर्टें रिकॉर्ड में रहती हैं जज साहब के समक्ष, आदेश पत्रिका में भी इसका उल्लेख रहता है, हमारे तलवानों का भी उल्लेख रहता है। अब आपने दावा तो लगा दिया, अब आप चाहते हैं कि आप केस जीत जाएं, आपका अगर टाइटल का केस है तो आप ये चाहते हैं कि आपके केस में स्वत्व की घोषणा कर दी जाए। तो स्वत्व की घोषणा तो तब होगी सर जब तामील होगी, अगर तामील ही नहीं हुई तो केस तो सालों साल चलता रहेगा, 1 साल 2 साल 5 साल। एक मेरे चेक बाउंस के केस में केस भी जीत गए, मुलजिम जो फरार हुआ तो उसका आज तक पता नहीं है, घर ठिकाना मकान कहीं भी नहीं है वो। उसके अलावा एक और चेक बाउंस का केस था 138 का। ये सब सर आदेश 5 से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ सकें जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। तो उसमें जो हमने चेक बाउंस का जो केस पेश किया 138 में, प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 के तहत, तो उसमें प्रतिवादी का पता ही नहीं है, उसकी प्रथम तामील तक भी नहीं हो पाई सर अभी तक। तो ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तब उसके लिए ही कानून में दूसरे रास्ते भी बताए गए हैं कि जैसे कि आपने व्यक्तिगत तामील की कोशिश की, नहीं हुई, तो आप रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं, व्यक्तिगत तामील से भी भेज सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं होती है तो आप न्यायालय से निवेदन भी कर सकते हैं, उसमें आवेदन दे के कि ये उसके घर पे चस्पा करके तामील करवाई जाए। उसके बाद भी ये जैसे कि वो बाहर गया आ गया तो चिपका हुआ न्यायालय का नोटिस देख लेगा, तामील हो जाएगी, तब भी नहीं होती है, तब फिर अंत में हमारे हाथ में एक रामबाण नुस्खा आता है, एक अचूक हथियार आता है अखबार के जरिए तामील कराने का, कि कोर्ट का जो समन है, कोर्ट का जो नोटिस है, उसे हम अखबार में तामील किस प्रकार से कराएंगे। यही प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियम 20 के उपनियम 1 के उपनियम 1 में दिए गए हैं। इसी के ऊपर सर मैंने ई बुक भी लिखी है जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। उसमें मैंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए कलेक्ट की हैं। ये ई बुक सर एक पीडीएफ है, इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी कहते हैं। ये वो बुक नहीं है सर जो भारत सरकार के द्वारा लिखी जाती है। मैं आपको फिर बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये गवर्नमेंट की तरफ से लिखी हुई बुक है और इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन मेरी ये बुक इन विभिन्न बुकों में से कानूनों को निकालकर एक जगह संग्रह करना, किस प्रकार से संग्रह करना कि वो आपकी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कर सकें। अब जैसे कि मेरी ई बुक के अंदर मैंने जो संग्रह किया है उसमें मैंने जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी उल्लेख किया है, उसकी पूरी व्याख्या की है। जो अखबार में जो तामील निकालने का जो निवेदन जज साहब से किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा, उसकी ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, शपथ पत्र की ड्राफ्ट मैंने तैयार की है। इनकी परिभाषाओं को सरल भाषा में उदाहरण के साथ मैंने समझाया है, और भी कई न्याय दृष्टांत इसमें मैंने शामिल किए हैं। ये सब आपको बुक में नहीं मिलेगा सर, ये जो मैंने आपको बुक बताई, ये बुक तो हमारी बेसिक चीज है ही, लेकिन इसको जो एक सरल तरीके से मैंने एक मुख्य फोकस करते हुए, इसमें तो पूरे आदेश 51 दे रखे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, धाराएं दे रखी हैं, लेकिन उसमें से जो स्पेसिफिक चीज जो हमें अक्सर यूज में आती है, काम में आती है, तो उसको हम वकालत की प्रैक्टिस के दौरान कैसे उपयोग करेंगे, तो वो कार्य ई बुक के अंदर मेरे द्वारा करने की कोशिश की जाती है। इसको आप ना तो अदालत में पेश कर सकते हैं, ना ही एसडीएम न्यायालय में पेश कर सकते हैं, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं। मेरे एक व्यूवर्स ने मेरी एक ई बुक मैंने जो लिखी थी 1975 से 2025, कुल 50 सालों के 18 साइटेशन मैंने सर्च किए थे सर, उसमें जो सिर्फ इस मुद्दे पर थे कि हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर यदि नामांतरण कर दिया जाता है तो वो नामांतरण विधि विरुद्ध माना जाएगा,
और अपील न्यायालय उस नामांतरण को निरस्त करके वापस अधीनस्थ न्यायालय को लौटाएगा। ये भू राजस्व संहिता 1959 से रिलेटेड जो अपील थी धारा 44 के तहत मैंने पेश की है, उसी के संबंध में मैंने निकाली थी। तो वो जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने उसकी पूरी ई बुक खरीद ली, मतलब परचेज तो कर ली उन्होंने, प्रिंट आउट भी निकाल ली और उसको लेकर वो पहुंच गए एसडीएम साहब के समक्ष और उसको पेश कर दी। एसडीएम साहब ने कहा इसके बारे में हमें कुछ तो आप बताएं। अब उन्होंने मुझसे कमेंट्स करके कहा, जबकि मेरी हर ई बुक के नीचे डिस्क्लेमर में ये स्पष्ट चेतावनी लिखी रहती है कि ये एक पीडीएफ है, ये एक पीडीएफ है और इससे आप आपके ज्ञान को बूस्ट कर सकते हैं, इतना बूस्ट कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं कि संभव है कि आप केस जीत जाए। दावा नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपको एक रास्ता तो मिल ही जाता है। आप इसको उसके अंदर जो लिखा हुआ है आप उसको पेश करें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है, आप बुक में से साइटेशन की फोटोकॉपी करके पेश करें। उसके अलावा जो मैंने आदेश बताया है तो ये बुक मौजूद है, आप इस बुक को ले जाकर पेश करें। क्योंकि ये बुक अगर आपके हाथ में रहेगी तो आपको ये नहीं पता है कि इसमें आदेश कहाँ है और किस प्रकार लिखा है, लेकिन मेरी ई बुक से आप यहां तक जरूर पहुंच जाएंगे और इसी बुक पे नहीं, आपके ई बुक तक पहुंच जाएंगे जो आपके केस से रिलेटेड है और आपके कानून, आपके केस को जिताने में जो मददगार साबित हो सकती है। जैसे कि मैंने वो साइटेशन जो 18 साइटेशन सर मैंने सर्च किए थे, वो मेरे ही केस में मुझे प्रस्तुत करना थे और वो मैंने खुद नहीं सर्च किए थे। तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का वक्त भी मुझे लगा था और वो राजस्व निर्णय मैंने सर्च किए थे 1975 से लेके 2025 तक के कुल 50 साल के राजस्व निर्णय मैंने सर्च किए, तब जाके मुझे उसमें तकरीबन 18 साइटेशन इस एक पॉइंट पर मिले कि यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना दिए बगैर नामांकन कर दिया जाता है तो विधि विरुद्ध होगा, उसे अमान्य करके और वापस अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाएगा। इसी प्रकार से उसके अंदर ये महत्वपूर्ण जानकारी और भी दी गई है। एक लिमिटेशन के पॉइंट पे अक्सर जब हमको पता नहीं होता है कि कब वो एक तरफा आदेश कर दिया, कभी साल भर बाद या 2 साल बाद भी पता लगता है, तो उसमें राजस्व न्यायालय का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि ऐसी स्थिति में हम जब फिर हमें धारा 5 का आवेदन पेश करना होता है सर, लिमिटेशन एक्ट 1963 का, वो हमारा 1 साल या 6 माह या 20 दिन की इसको माफ किया जाए और हमें पता नहीं लगा था, तो वो उसके संबंध में भी वो न्याय दृष्टांत उसमें मौजूद है। तो ये एक बीच में मैंने सर आपको अतिरिक्त जानकारी दे दी। अब मैं वापस मुद्दे पर लौट कर आता हूं कि हम बात कर रहे थे अखबार के जरिए कोर्ट के समन की तामील, कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी हमारे सामने एक रास्ता खुला रहता है। अब अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि हमने दावा पेश कर दिया, अधिकांश वकीलों को इसकी जानकारी होती है लेकिन हो सकता है कई लोगों को नहीं होती है, तो सीपीसी को ढूंढते हैं, तलाशते हैं, परेशान होते हैं। तो उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आप सीधे आदेश 5 नियम 20 के उपनियम 1 के उपनियम का पर पहुंचे और उसके तहत आप आवेदन की ड्राफ्ट तैयार करके साथ में शपथ पत्र लगाकर और महत्वपूर्ण दस्तावेज जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो लगाकर जज साहब के समक्ष पेश करें। आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, किस प्रकार से लिखी जाएगी, वो भी ई बुक के अंदर मेरे द्वारा लिख दी गई है। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर बुक में से एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ के बता दूं, जो हमारी बेसिक बुक है उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि बुक के अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं उन्हीं को मैंने आसान शब्दों में उदाहरण के साथ सरल तरीके से आपके लिए समझाया है। अब मैं आपको जो पढ़ के बता रहा हूं सर, आदेश 5 है ये, इसका नियम 20 इसमें जो है सब्स्टिट्यूट सर्विस के बारे में बताया है। इधर अंग्रेजी में और इधर हिंदी में लिखा हुआ है, जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती, वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर, और ऐसा कोई ग्रह हो तो उस ग्रह के जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय समझे की जाए। इसी में आगे बताया है एक का, जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो एक का में दिया है, जहां उप नियम 1 के अधीन कार्य करने वाला न्यायालय का समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश करता है, वहां वह समाचार पत्र ऐसा दैनिक समाचार पत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता हो। ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र में बंटता ही नहीं है पेपर,
वो पता लग रहा है कि आप मध्य प्रदेश के हैं और वो उत्तर प्रदेश के पेपर में आप तामील निकाल रहे हैं, तो वो तामील नहीं मानी जाएगी। उस क्षेत्र में जहां वह निवास करता है उस जगह उस अखबार का बंटना जरूरी है, जिसमें प्रतिवादी का अंतिम बार वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारोबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करना ज्ञात है। मतलब ये तो सर बुक की डेफिनेशन हो गई कि आपको उस अखबार में ही निकालना है जो लोकल अखबार, मतलब आप लोकल से ये समझ लें आप कि उस क्षेत्र में वो बांटा जाता है प्रतिदिन, और नियमित अखबार है वो। ऐसा भी नहीं है कि वो 2 महीने में एक बार या महीने में 15 दिन में एक बार वो देखे जाते हैं अखबार, नहीं सर, नियमित रूप से बांटा जाता है और हर व्यक्ति उस अखबार को पढ़ता है। उस व्यक्ति में जहां वो निवास करता है उस जगह भी वो अखबार बांटा जाता है, तो उसमें ही आपको तामील निकालना है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसकी आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। मैंने आपके लिए स्पेशली ई बुक आवेदन की ड्राफ्ट, शपथ पत्र की ड्राफ्ट तैयार करके रखी है, ताकि आपको परेशानी से बच के आसानी पैदा हो सके। मेरे सामने भी कई बार ये सवाल पैदा हुआ था कुछ समय पहले, जब मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं था। मेरे भी दीवानी दावों में जब तामील नहीं होती थी तो मैं जज साहब के पास रोज खड़ा हो जाता था। मतलब जब भी तारीख रहती थी, हर तारीख पे जज साहब के सामने डायस पे खड़ा हो जाता था कि सर हमने 15 तलबाने दे दिए, सर ये 10 तलबाने दे दिए और अभी तक तामील नहीं हुई। वैसे बार बार निवेदन करता रहता था। लेकिन प्रोसीजर का अगर हमें ज्ञान होता है तो हमारा समय भी बचता है और हम फिजूल उलझनों से भी बच जाते हैं। तो फिर मैंने भी सर्च की, मैंने भी ढूंढा, सीनियरों से भी पूछा, किताबों को भी पढ़ा, तब कहीं जाके मुझको भी पता लगा कि हाँ, अखबार के जरिए भी कोर्ट के समन की तामील की जा सकती है, चस्पा करके भी की जा सकती है। आप परेशान ना हो, यदि आपकी तामील 2-3 बार में नहीं होती है तो आप नेक्स्ट स्टेप उठा लें चस्पा करने की। रजिस्टर्ड डाक से आप पहले ही भेज दें। व्यक्तिगत में भी नहीं होती है तो चस्पा करके आप कर लें, फिर भी नहीं होती है तो ये जो मैं आपके लिए आवेदन की ड्राफ्ट और ये वीडियो लेकर आया हूँ, आप ड्राफ्ट देख लें, सुन लें, समझ लें, इसका आप उपयोग कर लें। तो आइए सर, बिना देरी करे हम चलते हैं अब ई बुक की ओर, जिसमें से आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। लेट्स गो सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर सर आप देख रहे हैं ये ई बुक है हमारी कि समन की तामील अखबार से कैसे करें, ऑर्डर 5 रूल 201 ए सीपीसी आवेदन व शपथ पत्र ड्राफ्ट सहित। यही हमारा वीडियो का भी टाइटल है। इस ई बुक का परिचय सर मैं आपको वीडियो के अंत में कराऊंगा। सबसे पहले हम मुद्दे की बात पर चलते हैं, उस मुख्य पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमारा वीडियो। आइए सर, सबसे पहले सर हम ये देख लेते हैं कि समन की तामील अखबार में कैसे करें। हम इस बात पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि यह विषय खासकर वकीलों, लॉ छात्रों और ऐसे लोगों के लिए है जिनका केस कोर्ट में लंबित है और तामील नहीं हो रही है और काफी समय से वो परेशान है और सामने वाली पार्टी जानबूझकर समन रिसीव नहीं कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्डर 5 रूल 20 क्या कहता है, समन की तामील अखबार से कब और कैसे होती है, और सबसे जरूरी बात, हम आपको देंगे आवेदन शपथ पत्र का ड्राफ्ट जिसे आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य भाग है कि मान लीजिए कि आपने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने प्रतिवादी को समन जारी कर दिया, लेकिन कई बार होता है कि प्रतिवादी जानबूझकर समन की रिसीव नहीं करता, घर बंद होता है या बार बार पता बदलता रहता है, जो मैं वीडियो के प्रारंभ में आपको बता चुका हूं। ऐसे में जब समन की सामान्य तामील नहीं हो रही है तब कानून आपको एक वैकल्पिक रास्ता देता है, और वो वैकल्पिक रास्ता क्या है? समाचार पत्र द्वारा समन की तामील। आदेश 5 नियम 20(1) ACPC। इसके अनुसार यदि कोर्ट यह मान ले, सेटिस्फाइड हो जाए कोर्ट कि प्रतिवादी को सामान्य तरीके से समन देना संभव नहीं है, तो वह आदेश दे सकता है कि समन किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाए। लेकिन इसमें ध्यान रहे सर आपकी, यह प्रक्रिया कोर्ट की अनुमति से ही की जाती है और इसके लिए एक विधिवत आवेदन और शपथ पत्र आपको देना होगा। कई बार हमारे मन में सवाल होता है कि क्या हम मौखिक कह दें तो जज साहब आदेश कर देंगे? नहीं सर, जब कानून में प्रक्रिया दे रखी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में, तो आपको उस प्रक्रिया का पालन करना होगा। आपको लिखित में आवेदन देना होगा और न्यायालय को सेटिस्फाइड भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली आवेदन दे दिया और आप सोच रहे हैं कि आदेश हो जाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि प्रॉपर रूप से तामील की कोशिश नहीं की गई रिकॉर्ड पे, जैसे कि रजिस्टर्ड डाक से, व्यक्तिगत तामील से, चस्पा करके, तब ऐसी दशा में न्यायालय आपका आवेदन निरस्त कर देगा। आपको न्यायालय को बताना होगा, आदेश पत्रिकाओं का हवाला देना होगा, तामील जो कराने वाले कर्मचारियों ने जो रिपोर्ट लगाई है वो जज साहब को बताना होगी, तब कहीं जाके आपका आदेश होगा। हम इसमें आगे देखते हैं कि आवेदन कैसे दें सर। अब सवाल ये उठता है कि अखबार में समन की तामील करवाने के लिए कोर्ट में क्या आवेदन देना चाहिए।
आपको कोर्ट में एक संक्षिप्त आवेदन देना होगा जिसमें आप यह कहें कि प्रतिवादी की तामील संभव नहीं है और इसलिए समाचार पत्र के माध्यम से समन प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए। इस प्रकार का निवेदन आपको कोर्ट में जज साहब से करना होगा। आवेदन में जो मुख्य बातें होंगी, नंबर 1 है उसमें आपने कितनी बार तामील का प्रयास किया यह आपको बताना होगा, आवेदन में लिखना होगा। बेलीफ की रिपोर्ट क्या कहती है? बेलीफ मतलब जो तामील करवाने जाते हैं कर्मचारी, उनकी जो रिपोर्ट लग के आती है उसमें पंचनामा लगा रहता है, वो क्या कहता है यह आपको कोर्ट में बताना होगा। क्या प्रतिवादी जानबूझकर छिप रहा है? यह भी आपको बताना होगा। और आपकी समाचार पत्र में समन छपवाना चाहते हैं उस अखबार का नाम भी आपको कोर्ट में लिखना होगा। शपथ पत्र क्यों जरूरी है ये भी हम समझ लेते हैं कि आवेदन तो हम आदेश 5 नियम 20(1)(a) CPC 1908 के जरिए अदालत में पेश करेंगे, लेकिन साथ में शपथ पत्र भी हम लगाएंगे। तो ये क्यों जरूरी है? इसमें सिर्फ आवेदन काफी नहीं है, आपको इसके साथ एक शपथ पत्र एफिडेविट भी देना होगा जो साबित करे कि आपने ईमानदारी से तामील करवाने की कोशिश की लेकिन वह असफल रही। शपथ पत्र में क्या लिखना जरूरी है? इसमें नंबर 1 है कि समन पहले कब कब भेजा गया, वो दिनांक भी आप लिख दें। दूसरा है क्या समन रिसीव हुआ या नहीं हुआ है इसलिए आप आवेदन दे रहे हैं। तीसरा है प्रतिवादी कहाँ रहता है और उसकी जानकारी आपको कैसे है, ये सारी उल्लेख आपको करना होगा। कोर्ट तभी संतुष्ट होगा जब उसे लिखित और शपथ पत्री साक्ष्य मिलेगा कि प्रतिवादी जानबूझकर समन से बच रहा है। करना है सर कि अगर कोर्ट से आपको अनुमति मिल जाती है तो आप उस आदेश की प्रति लेकर किसी स्थानीय अखबार जैसे दैनिक भास्कर, नव भारत या टाइम्स ऑफ इंडिया में समन प्रकाशित करवा सकते हैं। मैंने एक उदाहरण के तौर पर अखबार लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इन अखबारों में कराएं। आप अखबार का चयन आपके क्षेत्र के और आपके एरिया के हिसाब से आप कर सकते हैं। कोर्ट ने जज साहब ने आदेश कर दिया, उसके बाद की जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर जो ये है कि आपको जो ये करना है कि अदालत में जो कर्मचारी हैं, जो सिविल रीडर हैं, वो आपको नोटिस और विज्ञप्ति दोनों बनाकर आपको देंगे। आपको तलवाने के साथ तैयार करके उसको देना है, आपको तलवाना पेश करना है। और जब आपको ये जो दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी तो आपको फिर अखबार में जो अखबार वाले भैया हैं जो पेपर निकालते हैं, न्यूज़पेपर, आपको उनको ले जाकर देना है। जब वो प्रकाशित कर देंगे तो फिर पूरा अखबार आपको 2 प्रत में लेना है और एक सूची बना के उसको कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर देना है कि साहब हमने ये निकाल दी। फिर जज साहब उसमें 30 दिन का समय लगाते हैं, देते हैं, और उसके बाद वो उपस्थित नहीं होता है तो उसको एक पक्षी एक्स पार्टी कर दिया जाता है। तो आपकी समस्या का इस तरीके से समाधान हो जाता है। जहां आप महीनों से परेशान थे, सालों से परेशान थे, तो इस तरीके से आपकी तामील हो जाएगी तो प्रोसेसर फिर आगे बढ़ जाएगी। जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी जजमेंट होगा, तभी आप केस जीतेंगे, वरना यहीं आपकी सुई अटकी रही तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद अखबार की कटिंग, बिल की प्रति और एक सेवा रिपोर्ट कोर्ट में आप जमा करेंगे। तो इसमें जो निष्कर्ष है कि समाचार पत्र द्वारा समन की तामील की पूरी कानूनी प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी है, अब हम उसकी ड्राफ्ट पर आ जाते हैं। सर हम सीधे जो मैंने आपके लिए तैयार की है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। आवेदन प्रारूप एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 5 रूल 201A CPC, ये इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से। ऊपर तो सर न्यायालय का नाम ही लिखा जाएगा, इधर लेफ्ट साइड प्रकरण क्रमांक और इधर राइट साइड वादी और प्रतिवादी का नाम पता पूरा। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 5 रूल 21A ऑफ CPC 1908 फॉर सर्विस ऑफ समन्स थ्रू न्यूज पब्लिकेशंस, ये आपको लिखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 20 उपनियम 1A के तहत न्यूज़पेपर के जरिए प्रतिवादी पर तामील करवाए जाने के संबंध में आवेदन पत्र, ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद माननीय महोदय वादी की ओर से निम्नानुसार आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है, ये जनरली लिखा जाता है। उसके बाद पैरा क्रमांक 1 में जब हम आएंगे तो पैरा क्रमांक 1 में कि यह कि वादी द्वारा यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन जारी किया गया है। नंबर दूसरा पैरा, यह कि प्रतिवादी को समन तामील हेतु प्रक्रिया कारक द्वारा भेजा गया परंतु वह तामील नहीं हो सकी। तामील रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी जानबूझकर समन लेने से बच रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है। नंबर तीसरा पॉइंट है
यह कि वादी द्वारा सभी उचित प्रयास कर लिए गए, जैसे कि समन व्यक्तिगत रूप से भेजा गया, नंबर 1, नंबर 2 रजिस्टर्ड डाक से समन प्रेषित किया गया, नंबर तीसरा प्रतिवादी के पते पर समन तामील हेतु प्रक्रिया कर्मी भेजा गया, नंबर चौथा समन मकान पे चस्पा करके, मैंने इसमें नहीं लिखा, मकान पे चस्पा भी करवाई गई तामील के लिए, तो भी तामील नहीं हो पाई। किसी भी कंडीशन में समन की तामील नहीं हो पाई। ये सारे रिकॉर्ड के आधार पर आपको जज साहब को आर्गूमेंट में बताना पड़ेगा। फिर चौथा पॉइंट है हमारे आवेदन की ड्राफ्ट का यह कि अब समन की तामील केवल समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से ही संभव है। और पांचवा पॉइंट है यह कि सीपीसी के आदेश 5 नियम 20A1A के अंतर्गत यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादियों को समन की सेवा प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान करे। यह आपका लास्ट पैरा हो गया। ये मुख्य बातें हैं सर जो आपकी गाइडलाइन के लिए मैंने लिखी हैं। आपके केस की परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से इसमें आप संशोधन करके आप अपने हिसाब से इस आवेदन को तैयार करके कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब अंत में प्रार्थना भी इसमें लिखी जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 5 नियम 20(1)A सीपीसी के अंतर्गत प्रतिवादी को समन की सेवा समाचार पत्र के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि बाद में न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ सके। और उसके बाद नीचे दिनांक, स्थान, वादी का पूरा नाम, पता, हस्ताक्षर और अधिवक्ता महोदय के हस्ताक्षर, वकील साहब के, और संलग्न में तामील रिपोर्ट की प्रति, शपथ पत्र और समन की प्रति, ये आप उसके साथ लगा दें। ये तो हो गया सर हमारा कंप्लीट आवेदन। अब इसकी ड्राफ्ट क्या हो, आवेदन के साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी? ऊपर सर शीर्षक उन्मान वही लिखना है जो मैंने आपको अभी पहले बताया है। नंबर 1 छोटा सा ड्राफ्ट है। मैं शपथ पूर्वक, पूरा नाम पता आ जाएगा उनका जो शपथ ले रहे हैं। यह शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं और यह करती हूं, मेल फीमेल जैसे भी हैं आप। उसमें नंबर 1 है यह कि मैंने उपरोक्त आवेदन पत्र पढ़ा है और उसमें उल्लेखित समस्त तथ्य सत्य एवं मेरी निजी ज्ञान पर आधारित है। नंबर दूसरा पॉइंट है यह कि प्रतिवादी को समन तामील हेतु सभी उचित प्रयास किए गए परंतु तामील नहीं हो सकी। नंबर तीसरा पॉइंट है यह कि प्रतिवादी जानबूझकर समन की तामील से बच रहा है, पता नहीं चल रहा है। नंबर चौथा पॉइंट है यह कि अब समन की सेवा समाचार पत्र के माध्यम से करने की आवश्यकता है। यह हमारा शपथ पत्र हो गया। इसमें शपथकर्ता के हस्ताक्षर और नीचे जनरली लिखा जाता है सत्यापन और उसके नीचे फिर हस्ताक्षर। ये एक जनरल शपथ पत्र हम करते हैं। मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट बनाई है, इसमें आप वो लिख लेना नीचे, जैसे दिनांक और सत्यापन। जो सत्यापन मैंने इसमें नहीं लिखा है आप उसको लिख लेना। तो इस प्रकार से एक आइडियल ड्राफ्ट आपकी हो गई। आवेदन की ड्राफ्ट भी हो गई, लगने वाला शपथ पत्र भी हो गया। ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं वो मैंने इसमें तैयार करके आपके लिए रख दी है। अब अगला आता है केस ला। एक हम केस भी देख लेते हैं इसमें। नीरजा रिलेटर्स पी एलटीडी विरुद्ध जंगलू डेट थ्रो एलआरएस एंड अदर्स 2018 2 सुप्रीम कोर्ट ACC 649। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेयर द समन्स कुड नॉट बी सर्व्ड बाय ऑर्डिनरी मीन्स डिस्पाइट ड्यू डिलीजेंस सब्स्टिट्यूट सर्विस बाय न्यूज़पेपर पब्लिकेशन इज वैलिड अंडर ऑर्डर 5 रूल 20 CPC provided the court is satisfied that the defendant is evading service। ये इसमें बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रतिवादी जानबूझकर तामील से बच रहा है तो समाचार पत्र में प्रकाशन एक वैध विकल्पी तामील है, परंतु इसके लिए न्यायालय की संतुष्टि आवश्यक है। इसी के बारे में सर ये मैंने कुछ इसका पेरा भी लिखा हुआ है। लास्ट में आपको पेरा भी बता देता हूं मैं। जो पेरा में महत्वपूर्ण मिसाल विश्लेषण जिसको हम कह सकते हैं कि इसका लास्ट पेरा पढ़ देता हूं सर मैं आपको। आप जो देख रहे हैं यहीं से पढ़ देता हूं मैं। उच्च न्यायालय इन परिस्थितियों में इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायोचित था कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में एक तरफा निर्णय और आदेश अलग रखने योग्य था। और हाँ, ये इसमें आ गया। यदि वादी द्वारा मुकदमे में एक पक्षी कार्रवाई में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से उसके पक्ष में कोई डिक्री नहीं होगी, मुकदमे को एक पक्षी सुनवाई के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिस प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षी डिक्री पारित की जाती है उसके पास दो विकल्प होते हैं, पहला अपील दायर करना और दूसरा आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन दायर करना। जो मुख्य बात है सर वो मुझे आपको मैं बता दूं।
ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है सर, इसमें तामील को तब तक पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए जब तक उस संबंध में कानून की सभी आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं। जैसे कि तामील का उद्देश्य किसी पक्षकार को कार्रवाई के बारे में उचित समय पर सूचित करना है। जब सेवारत अधिकारी के लौटने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई आदेशिका उचित समय पर पक्षकार के ज्ञान में आएगी, या ऐसी संभावना है कि वह इसके ज्ञान में नहीं आएगी, तो तामील को उचित नहीं माना जाना चाहिए। कानून यह मानता है कि तामील की प्राथमिक विधि प्रक्रिया एक प्रतिपक्षकार को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करना या पहुंचाना होना चाहिए। यदि ऐसा करना व्यवहारिक हो, सेवारत अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत तामील करने की दृष्टि से पक्षकार को खोजने के सभी उचित प्रयास करे। यदि उचित प्रयास के बाद भी पक्षकार को ढूंढना संभव ना हो, तो तामील केवल उसके साथ रहने वाले परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर भी की जा सकती है। यह दलील की आदेश 5 नियम 20 के तहत न्यायालय भवन और उस घर में समन की एक प्रति लगाना आवश्यक नहीं था जहां प्रतिवादी के अंतिम बार रहने की जानकारी है। एक बार न्यायालय ने समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील का निर्देश दिया था, वास्तव में सवाल खड़ा करता है। मतलब वो ये कहता है कि साहब आप तो चस्पा भी ना करो, कोई व्यक्तिगत भी ना करो तामील, और सीधी सड़क अखबार के माध्यम से कर दो, तो ये इस प्रकार की बात नहीं होगी सर। ये जो धारा आदेश का जो मुख्य उद्देश्य है कि उन सभी आपको कानूनी प्रक्रियाओं का पहले पालन करना होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बताया है। और इसी के बाद फिर आदेश 5 नियम 20 सीपीसी की मूल भावना और उसका जो कानूनी ढांचा है सर, शॉर्ट में आपको वो भी बता देता हूँ। ये हमारी जो ई बुक है उसका अध्याय 1 है। इसके पहले मैंने हमारे टॉपिक से संबंधित जानकारी अलग से इसमें ऐड की थी। अब इसमें जो 5 है सर बुक में से तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। वही चीज है, इसका एक उदाहरण पढ़ के बता देता हूं मैं कि अगर कोई जमीन का विवाद है और एक व्यक्ति कोर्ट में केस करता है, तो यह संहिता बताएगी कि मुकदमा कैसे दाखिल किया जाए, समन कैसे भेजा जाए और सुनवाई कैसे की जाए। ये सभी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। और आदेश 5 नियम 20 न होने की स्थिति में विकल्पी सेवा की आवश्यकता। जब सामान्य माध्यमों से प्रतिवादी तक समन नहीं पहुंच रहा हो, तब न्यायालय किसी वैकल्पिक विधि से तामील की अनुमति दे सकता है। और वो सभी नियमों और शर्तों का सर आपको पालन करना होगा। और ये नीरजा रिटेलर्स का जो केस है उसके टिप्पणी में जो बताया गया है कि जब सिविल प्रक्रिया के आदेश नियम 20 आदेश 5 नियम 20 के तहत प्रतिस्थापित सेवा से निपटना हो, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि किसी ट्रायल कोर्ट को अपनी संतुष्टि दर्ज करना होगी कि प्रतिवादी सेवा से बच रहा है या उसे प्रतिस्थापित सेवा का सहारा लेने से पहले सामान्य तरीके से सेवा नहीं दी जा सकती। ये अधीनस्थ न्यायालय को पहले पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से संतुष्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर अखबार के तामील का आदेश किया जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है सर कि हमको इन आदेशों की जानकारी नहीं होती है, मुझको भी नहीं थी। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि कानून एक बड़ा समंदर है और हर व्यक्ति को हर कानून की जानकारी नहीं हो पाती है। कई बार हम अधिवक्ता भी एक दूसरे से पूछ लेते हैं व्यवहारिकता में बातचीत के दौरान कि भाई ये किस आदेश के तहत मैं पेश करूं। तो ऐसे ही मैंने भी पढ़ा और जानकारी ली, तो मुझे भी जानकारी हुई, वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं, ताकि आपके सामने भी जो समस्या पैदा हो रही है वो भी आसानी के साथ हल हो सके। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। इसमें अब मैं सर ई बुक के अध्यायों से आपका परिचय करा देता हूँ। अध्याय 2 में विकल्पी तामील की प्रक्रिया, आवेदन, शपथ पत्र और न्यायालय की भूमिका। ये सब में ई बुक ही है सर। इसमें सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट है, जैसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है ये श्रीमती यल्लव्वा बनाम श्रीमती 8 अक्टूबर 1996 का है ये सर फैसला। और ये है कि जब तामील बार बार नहीं हो पा रही हो और प्रतिवादी जानबूझकर समन से बच रहा हो, तब समाचार पत्र तामील की अनुमति दी जा सकती है, परंतु न्यायालय को पहले सभी दस्तावेज देखकर संतुष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से समाचार पत्र में तामील का व्यवहारिक उपयोग, प्रारूप, उदाहरण और केसला, ये इसका अध्याय 3 है सर। ये मैंने ई बुक के अंदर लिख दिया है और लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे भी दी है, क्योंकि मैं अगर सभी चीज़ों को डिटेल में अगर आपको बताऊंगा तो तकरीबन 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा सर। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो पूरा हो चुका है। मैं आपको सिर्फ ई बुक से परिचित करा रहा हूँ, तो मैं आपको शीघ्र गति से परिचित करा देता हूँ कि अध्याय 3 ये हो गया सर। और इसमें भी सर प्रकाशन के प्रारूप का नमूना भी बता दूं मैं आपको। हाँ, चलते चलते सर ये भी बता देता हूँ। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि आखिर
न्यूज़पेपर में निकालने के लिए ड्राफ्ट कैसे हम तैयार करेंगे। हालांकि न्यायालय के द्वारा दी जाती है, समन भी दिया जाएगा और प्रकाशन के लिए वो भी दिया जाएगा, 2 लेटर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है एक उदाहरण के तौर पे। Whereas the above named plaintiff has filed a suit for recovery of money against the defendant and the summons could not be served by ordinary means, it is hereby informed that the defendant Sri Rajiv Tiwari, last residing age number 123 Ashoka Garden, Bhopal, is required to appear before this honorable court of 15 August 2025, failing which ex party proceeding shall be interrogated। मतलब अगर वो उपस्थित नहीं हुआ तो एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी बाय ऑर्डर, और नीचे जज साहब का नाम वगैरह लिखा होगा। इसमें एक एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दी। और न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक क्यों है? भाई न्यायालय की अनुमति से आप नहीं निकाल सकते अपनी मर्जी से। न्यायालय जब आपने आवेदन किया आदेश 5 नियम 20(1)(I) के तहत, उसके बाद न्यायालय उस पर जांच करेगा, उसके बाद आदेश करेगा, उसी के बाद सर ये आपको कार्रवाई करना है। आप पहले अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते। आप ये सोचे कि हमने इधर दावा पेश करा और इधर अखबार में निकाल देते हैं, अखबार जज साहब के सामने पेश कर देंगे और एक पार्टी हो जाएगा और केस आगे बढ़ जाएगा। तो नो सर, अदालत में सब चीज गुण दोषों के आधार पर डिसाइड होती है और जज साहब का आदेश होगा, उसके बाद ही ये कार्रवाई आपको करना है। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के प्रावधानों का पालन करते हुए आपको ये कार्रवाई करना है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें उदाहरण समाचार पत्र में प्रकाशित समन का नमूना, ये भी सर इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से ये आपका है अध्याय 4 विकल्पी तामील से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इसमें सर बताए गए हैं। और अध्याय 5 में सीपीसी के अन्य धाराओं से सामंजस्य और व्याख्या क्या होगी वो बताया गया है। और इसी प्रकार से अध्याय 6 में सर आपका ये एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, क्रॉस टेलीविजन इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम व्याख्यात चित्रा प्रोडक्शन और अन्य 2 सितंबर 2021 का। इसमें जो मुख्य बात है मैं बता दूं सर आपको, इसमें लास्ट में पढ़ देता हूं सर मैं कि इस आदेश की एक प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को ईमेल के साथ साथ मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाएगी। मतलब ये आदेश में लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ दिया। इसी प्रकार से ये सभी का मैंने संक्षिप्त ब्यौरा तैयार करा है। आदेश 5 नियम 20 में संशोधन, सीमाएं और दुरुपयोग की क्या संभावना है, इसके बारे में भी सर मैंने इसमें बताया है। परिशिष्ट भी इसमें है, हिंदी में भी इसमें प्रारूप है, अंग्रेजी में भी प्रारूप दिया गया है। और ये अंत में सर जो डिस्क्लेमर भी इसमें दी गई मेरे द्वारा, ये सभी इसमें शामिल है। एक प्रश्न भी है, ये प्रश्न है कि क्या न्यायालय में हम मौखिक निवेदन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा? नो सर, लिखित में आपको आवेदन देना होगा। उत्तर ये इसमें मैंने लिख दिया है आपका। और अंत में समापन है और ये डिस्क्लेमर है सर। इस डिस्क्लेमर में मैंने खास तौर से लिखा हुआ है कि आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप इसको ना तो अदालत में पेश करेंगे, ना ही आप किसी कोर्ट में पेश करेंगे, ना किसी सरकारी दफ्तर में आप पेश करेंगे। ये एक पीडीएफ है सर, पीडीएफ मतलब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसी को मैंने एक नोट्स के रूप में आपके लिए तैयार कर दिया ताकि वो आपको लिखित रूप में भी उपलब्ध हो जाए। क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, तो रिटर्न में हमारे पास में मौजूद रहता है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आवेदन की ड्राफ्ट है, अब आप वीडियो मेरा एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, या तो आप मेरा वीडियो सुनने के बाद लीड और कलम लेकर बैठें और जो मैंने समझाया उसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें, ये भी तरीका हो सकता है। मगर वो काफ़ी आपका समय भी उसमें वेस्ट होगा। उससे बेहतर तरीका होगा तो मैंने आपके लिए ई बुक का भी रिटर्न रूप में तैयार कर दी। इस ई बुक की कीमत मेरे द्वारा 199 रुपीज़ रखी गई है, मात्र 199 रुपये। और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इसका मैं ऊपर शीर्षक भी सर आपको बता देता हूँ कि इसके शीर्षक में क्या दिया हुआ है, ये जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। और इसके अध्यायों से भी सर मैंने आपको परिचित करा दिया। डिस्क्लेमर मैंने प्रारंभ में ही लिख दी है सर, विषय सूची भी मैंने लिख दी है। तो इस प्रकार से मैंने ई बुक से भी सर आपको परिचित करा दिया। वो परिचित कराने का मेरा मकसद ये है सर कि मैंने वीडियो में इस ई बुक के अंदर से ही आपको जानकारी दी है। यदि आप इसको परचेस करेंगे तो यही जानकारी आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगी। तो मैंने ई बुक के अंदर से जानकारी आपको इसलिए दी है कि ई बुक को परचेस करने से पहले आप उसको देख लें, सुन लें और समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। यदि मैं इसको वीडियो के अंदर नहीं दिखाता
और बिना देखे आप इसको परचेस कर लेते, तब आपको ये पता नहीं था, आपको ये पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसलिए ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद भी यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तभी आप इसको परचेस करें। आदेश 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है, ई बुक भी लिखी हुई है जो उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आदेश 5 के ऊपर भी सर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो कुछ अलग टॉपिक पे और अलग व्यू पे था, और ये मैंने स्पेशली एक अलग व्यू पे, एक अलग फोकस करते हुए वीडियो बनाया है ताकि आपको जो मुद्दा है आप उस मुद्दे पर आसानी से पहुंच सकें। तो इस प्रकार से सर उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।